मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि मैंने यहाँ पे नियर अबाउटली 14 वन शॉट लेक्चर दे चुका हूँ। अभी मैं 15वां दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जो कि आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंस है। कम सिलेबस है इस चैप्टर में, बहुत सारा सिलेबस उसको डिलीटेड पोर्शन में डाल दिया है, इसलिए आपके नंबर सिक्योर हो सकते हैं इस चैप्टर में बहुत ही, क्योंकि इसमें बहुत सारी बच्चों कुछ थ्योरीज दी गई वाली है अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पे, तो उसको तो हम लोग ओवरलुक ही करने वाले हैं। और आपको डिटेल में देखना है तो पूरे डिटेल के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। प्लेलिस्ट डालना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन बच्चों इस थ्योरी को हम लोग समझना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में कुछ डायग्राम के ऊपर सवाल आने वाला है इसके ऊपर, ओके, और कुछ डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो चलो आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई वन शॉट लेक्चर बच्चों, ये एचएससी बोर्ड 2021 के लिए और साथ में बच्चों एमएचटी सीईटी 2021 की जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए भी काम आने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों आपको तो बहुत सारे कनाड साइंटिस्ट से हम तो ले सकते हैं, लेकिन हम कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे, इसलिए बहुत कम समय में लेना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हमारे पास मैं डाल्टन थ्योरी से ले सकता हूँ। डाल्टन थ्योरी में 19वीं सेंचुरी में बताया गया कि एटम एक ऐसा पार्टिकल से उसको अलग नहीं कर सकते हम लोग, आइडेंटिकल पार्टिकल है, और छोटे छोटे एटम को मिला के सब्सटेंस तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में जे थॉमसन जी आ गए। जे थॉमसन ने 1903 में कुछ थ्योरी दी गई है। उसके बाद में हमारे पास रुदरफोर्ड आ गए। रुदरफोर्ड साहब ने बताया कि यार एटम को अलग किया जा सकता है, उसको तोड़ सकते, उससे भी छोटा एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नाम का, ठीक है। और एटम के बारे में उन्होंने बताया कि सेंटर में एक कोर पार्ट से, उसको न्यूक्लियस बोला गया है, एम्प्टी पेस है, उसके लिए बात करेंगे। उसके बाद में रुदरफोर्ड के पास बोर्स आ गए। उसके बाद और भी आ गए साइंटिस्ट, लेकिन हमारे सिलेबस जितनी ही उतनी ही बात करने वाले हैं। तो हम लोग जे थॉमसन की थ्योरी थोड़ा पढ़ने वाले हैं, ताकि आप लोगों को यहां पे देखो जे है ना, जे थॉमसन की थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जे थॉमसन मॉडल देखेंगे। उन्होंने क्या किया पता है आपको, कि दो इलेक्ट्रोड ले लिए, एक इलेक्ट्रो, ये दूसरा इलेक्ट्रो, एक को नाम दे दिया बच्चों कैथोड, ठीक है, और दूसरा है एनोड। उन्होंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया, समझो ऐसे, यहां पे ये कैथोड को नेगेटिव और ये पॉजिटिव किया इन्होंने, ये ठीक है। इसके एक्चुअली डायग्राम है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। वैक्यूम ट्यूब लेते, ये लेते, बाद में बात कर सकते हैं हम लोग, लेकिन फिलहाल में वन शॉट है। उन्होंने पोटेंशियल मतलब वोल्टेज अप्लाई करने के बाद इस कैथोड से कुछ रे निकल गए, ऐसे कुछ रे निकल गए, और ये रे में जब देखा उन्होंने कि ये रे आने के बाद इस एनोड के बिहाइंड कुछ ऐसे चार्ज आके चिपक गए, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि ये चार्ज कौन से थे, तो ये इलेक्ट्रॉन थे। मतलब बच्चों कैथोड से कुछ रेडिएशन निकल गए, रेज निकल गए, रेज मतलब वो इलेक्ट्रॉन थे, और ये इलेक्ट्रॉन आके एनोड के पीछे चिपक गए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होता है। तो उन्होंने इसके कारण उस एटम को हम लोग अलग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ऐसी थ्योरी उन्होंने यहाँ पे इस्टेब्लिश की थी, दी थी हम लोगों को। लेकिन बच्चों कुछ बातें होती है कि जो हर चीज में डिसएडवांटेजेस होता है, और कोई नया साइंटिस्ट आता है तो उनका भी यही हालत हो गई है। आपको दिखाई तो दे रहा भैया। तो उन्होंने क्या किया कि बता दिया कि यहाँ पे जो एटम्स है, एटम को हम तोड़ सकते, फोड़ सकते, लेकिन एक एटम इस साइज का है, जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उतने ही यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, क्योंकि स्टेबिलिटी लाने के लिए उन्होंने ऐसे बता दिया, ठीक है। और इसका जो मॉडल से बड़ी मॉडल बोल के ऐसा उन्होंने कहा था। मतलब उनका कहना था कि ये जो है यहाँ पे जैसे कोई तरबूज जैसी चीज है, और उसके अंदर जैसे बीज होते, सीड्स होते हैं, वैसे सीड्स यहाँ पे अंदर है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रलिटी लाने के लिए उन्होंने जे थॉमसन ने बता दिया था। बात समझ में आ रही है। तो ये इसका एक्चुअली डिसएडवांटेजेस भी था। नेक्स्ट साइंटिस्ट आ गए बच्चों हमारे पास यहाँ पे रुदरफोर्ड। इसके पहले रुदरफोर्ड के पहले भी दो साइंटिस्ट थे, लेकिन ये इनके स्टूडेंट थे, इसलिए उनको काट दिया गया है। गिगर्स एंड मर्जन थ्योरी। उन्होंने रुदरफोर्ड साहब ने क्या कहा कि आपको यहाँ पे गोल्ड फाइल लेनी है। गोल्ड फाइल ही क्यों बच्चों, क्योंकि गोल्ड फाइल का पतरा हम लोग बहुत पतला कर सकते हैं। अगर उसको ठोकते जाएगा ना तो वो पतला 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 सा
ऐसी मतलब एकदम पतला सा तैयार कर सकते हैं, जैसे कि सिंगल एटॉमिक लेयर बन जाए। ठीक है, मतलब अगर मैंने यहां से देखा तो उसके अंदर से, तो आप देख सकते हो। मुझे समझ में आया क्या? इसलिए गोल्ड फाइल ले ली। कौन सी? गोल्ड फाइल ही ले ली। ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आपको यह अल्फा पार्टिकल को यहां पे इंसिडेंट करना है इस गोल्ड फाइल पे। जब इंसिडेंट किया तब उन्होंने देखा कुछ थोड़ा सा यहां पे डिफ्लेक्शन हो रहा था ऐसे। ठीक है, कुछ सीधे जा रहे थे, कुछ ऐसे सीधे भी जा रहे थे बच्चों, सीधे पास हो रहे थे इस गोल्ड फाइल में से कुछ अल्फा पार्टिकल्स, कुछ यहां पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे और कुछ रीबाउंड हो रहे थे। 3 कंडीशन बताई मैंने कि यहां पे जब अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट किए गोल्ड फॉइल पे, तब उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली पास हो रहे थे ऐसे। उधर से देखा, स्क्रीन डाली थी, स्क्रीन पे समझ में आ रहा था कि गोल्ड फॉइल सीधे आ रहे थे ऐसे कुछ। ठीक है, कुछ सीधे आ रहे थे, इस बात से समझ में आ रहा था। कुछ यहां पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे और कुछ रीबाउंड हो रहे थे। ये 3 कंडीशन देखी उन्होंने, जो अपने गाइड बोलते, पीएचडी जिनके पास करते हैं हम गाइड बोलते हैं, तो उन्होंने मतलब रुदरफोर्ड से उनके पास लेके गए, तो उन्होंने माना ऐसे कि यार इसका मतलब ये है कि एटम के बीच में ऐसे सेंटर में कोई एक सॉलिड पार्ट्स है जिसका मास 99.9 इतना परसेंटेज यहां पे सब मास कॉन्सेंट्रेट हो चुका है। इसलिए सेंटर पे कोई भी बच्चों अगर पार्टिकल जाता है तो वो रिबाउंड होता है, मतलब वापस आता है। और कुछ यहां पे डिफ्लेक्ट हो रहे, मतलब कुछ चार्ज होगा इसके अंदर, और कुछ डायरेक्टली पास हो रहे थे, मतलब यहां पे एम्प्टी पे से। 3 चीजें बता रहा हूं बच्चों इसमें, जो डायरेक्टली सेंटर पार्ट पे जा रहा है, जिसका मास पूरा कॉन्सेंट्रेट हो चुका है सेंटर में, वो 99.9 है। और ये जो भी अल्फा पार्टिकल सेंटर पे करेक्ट जाता है तो रिपीट आ रहा है, रीबाउंड होके आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये डायरेक्टली अल्फा पार्टिकल पास हो रहे, मतलब बच्चों एटम्स में एम्प्टी स्पेस बहुत ही ज्यादा है, एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा है। और तीसरी चीज, कुछ यहां पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्शंस हो रहा था। मतलब इसका मतलब उन्होंने कहा है कि सेंटर में ऐसा कोई पार्ट्स है जो मासिव और उसका सब मास कॉन्सेंट्रेट हो चुका है, इसलिए उसका नाम दिया गया है क्या? न्यूक्लियस। ठीक है, हमारा जो चैप्टर का नाम ही है, यहां पे न्यूक्लियस बोलेंगे, यहां पे ये न्यूक्लियस पार्ट है। ठीक है, एम्प्टी पार्ट है इसमें। और सबसे मेन बच्चों, ये न्यूक्लियस की साइज इज वेरी स्मॉल है। कितनी एटम्स है? तो 1,00,000 टाइम का है उन्होंने। कितनी टाइम बच्चों? 1,00,000 टाइम्स है। मतलब बच्चों इसकी साइज -15 मीटर होगी, है ना, और इसकी साइज -10 मीटर होगी। एटम की साइज है और ये न्यूक्लियस की साइज ऐसे बताएगी। लेकिन बच्चों इसमें भी कुछ डिफिकल्टी थी। क्या डिफिकल्टी थी? उन्होंने कहा कि ये जो हमारा यहां पे एटम्स है, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, ठीक है, मूव हो रहा है मतलब बच्चों देखो इसकी वेलोसिटी होगी और इसका डायरेक्शन, यहां ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का ये चेंज हो रहा है और इसका ये चेंज हो रहा है। जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब ये इलेक्ट्रॉन ये एक्सेलरेशन मोशन में है। जब एक्सेलरेशन मोशन में होगा तो कुछ रेडिएशन करता होगा, है ना, कुछ रेडिएशन करता होगा एनर्जी, और एनर्जी रेडिएशन करने के कारण बच्चों इसकी एनर्जी कम होती होगी, डिग्रीज होती होगी, और इसका रेडियस फिर डिग्रीज होता होगा ऐसे ऐसे ऐसे। और ऐसे करते 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 ये इलेक्ट्रॉन आके यहां पे हमारे क्या होगा, न्यूक्लियस में यहां पे आएगा, मतलब ये एटम कोलैप्स हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी कोलैप्स हो रही है बच्चों। तो ये इसमें एक डिफिकल्टी मानी गई है रुदरफोर्ड की। इसलिए हमारे पास एक न्यू साइंटिस्ट आने वाले बच्चों, वो साइंटिस्ट का नाम है हमारे पास बोर्स। क्या नाम है? बोर्स, है ना, एटॉमिक मॉडल देखने वाले, एटॉमिक मॉडल। तो क्या है एटॉमिक मॉडल, बात करते हैं। इसलिए पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और बाद में बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है, 3 पॉस्टुलेट दिए गए हैं, वो हम लोगों को पढ़ना है। ओके, ऑल इज वेल। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है, बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एटॉमिक स्पेक्ट्रा। मैंने क्या किया, एक रॉड लिया, मेटालिक रॉड, और उसको गर्म किया, हीट किया। हीट करने से क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो रेडिएशन करेगा। जैसे कि हम लोग हीट, देखो यहां पे अगर किया तो समझ में आएगा कि यार ये हीट रेडिएशंस कर रहा है। ये जैसे हीट रेडिएशन कर रहा है बच्चों, क्या करना, उस हीट रेडिएशन जब होती है तब प्रिज्म लगाना है यहां पे। तो प्रिज्म में से जो वेवलेंथ होती है वो ऑल पॉसिबल वेवलेंथ बाहर इमिट होती है, जितने भी होते हैं सभी वेवलेंथ यहां पे इमिट होगी।
तो मैंने सेम काम किया, एक हाइड्रोजन गैस को एक ग्लास में रखा, हाई टेम्परेचर दिया, और उससे जो रेडिएशन जा रही थी, निकल रही थी, उसमें प्रिज्म रखा। तो वो रेडिएशन प्रिज्म से जब गई तब देखा कि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही बाहर इमिट हो रही है इस रेडिएशन से। बात समझ में आ रही है? रॉड में से सभी हो रही थी, ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, इसमें से कुछ लाइन हो रही थी। देखो, जो रॉड से होती है उसको कहते हैं कंटिन्यूअस, क्या? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहते हैं उसको। बात समझ में आ रही है? किस में से बच्चों? ये मेटालिक रॉड में से जो हो रही है, ये मेटालिक जो रॉड में से है ना, रॉड जो इमिट कर रहा है प्रिज्म से रखने से। लेकिन मैंने जब हाइड्रोजन गैस रखा है, कौन सा? हाइड्रोजन जब गैस रखा है, ठीक है, यह हाइड्रोजन गैस, तब मैंने देखा कि कुछ लाइन आ रही है, इसलिए इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। जैसे कि इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। जो लाइन स्पेक्ट्रा में मैंने देखा कुछ वेवलेंथ थी, जैसे कि 410 नैनोमीटर, 410, 434 नैनोमीटर और कुछ 486 नैनोमीटर, ठीक है। तो यही दिख रही थी। बाद में यहां पे 656 नैनोमीटर की ये वेवलेंथ मुझे बाहर गए। इसके अलावा भी कुछ थी जो कि वेवलेंथ थी मेरे पास, हाइड्रोजन एटम इमिट द रेडिएशन सम अदर वेवलेंथ थी, जैसे कि जो यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे और इंफ्रारेड, इस वाली। तो इसको बच्चों हम लोगों ने कुछ कैटेगरी में क्लासिफिकेशंस किया गया। तो उसमें कुछ साइंटिस्ट की स्टडी की गई, इसलिए नाम दिया गया है लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज। उसमें से हम लोग देखने वाले लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज एंड पैशन सीरीज। उसका फार्मूला भी देने वाला हूं बच्चों मैं आप लोगों को। तो इसमें से लेमन सीरीज में कम वेवलेंथ वाली यहां पे हम लोगों को दिखाई दे रही थी, जैसे कि 120 नैनोमीटर, 110 नैनोमीटर। नैनो कम होता है, नैनो मतलब बच्चों यहां पे जैसे कि 120 नैनोमीटर मतलब 120 10⁻⁹ मीटर, ये मतलब होता है। बात समझ में आ रही बच्चों? 10⁻²। तो यहां पे बाद में जैसे 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 दूर जाओगा वैसे 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 यहां पे ये जो लाइन है बहुत नजीक आएगी, वैसे यहां पे हमारी जो वेवलेंथ है वह कम 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 होते जा रही है। तो इसको डाइडैश निकाला तो लेमन लिमिट कह सकते हैं, लिमिट है ये, सॉरी ये, तो इसको हम लोग लेमन लिमिट कह सकते हैं। गॉट इट? बाद में बाल्मर सीरीज, इसकी वेवलेंथ देखो बच्चों, ये वेवलेंथ है यहाँ पे 600, 500, 400, बाद में कम 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 होते जाएगी, तो ये होगी बाल्मर लिमिट। बाद में बच्चों पैशन सीरीज, माइक्रो मतलब क्या बच्चों, जैसे कि यहाँ पे 2.0 माइक्रोमीटर है, तो 10⁻⁻⁶ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर करने के लिए। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 2.0 माइक्रोमीटर, तो यहाँ पे 2 × 10⁻⁻�6 मीटर ये होगी। और जैसे जैसे आएगी वैसे 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 दूर है ना, बाद में डाइडैश ये कम 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 होते यहाँ पे ये लिमिट हो रही है, पैशन लिमिट। इसके लिए मेरे पास एक बच्चों फार्मूला है, इसको मैं प्रूव करके देने वाला हूं कुछ देर के बाद। चलो इसको मिटा रहा हूं मैं आपके सामने। यहाँ पे आपके सामने कुछ फार्मूलेज है, वो फार्मूलाज यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो 1/λ इज इक्वल टू r 1/n² - 1/m²। बच्चों यहां पे n जो होगा, अगर अपने लेमन सीरीज लेते हो तो 1 लेना पड़ेगा, और m जो है बच्चों ये 2, 3, 4, 5 डैश होगा। मतलब बच्चों मैं ये बताना चाहता हूं कि हमेशा हमेशा m इज ग्रेटर देन n होना चाहिए, तब ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फार्मूला किस लिए बच्चों? इसकी वेवलेंथ को डिटरमाइन करने के लिए। r इज द कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू है बच्चों हमारे पास 1.097 × 10⁻⁷ पर मीटर, ये रिलबर्ट कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू। ये वैल्यू कैसे आ गई इसका भी डिस्कशंस आगे होने वाला है, लेकिन ये लेमन सीरीज के लिए है। अगर किसी ने बाल्मर सीरीज कहते तो n इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू होगा 3, 4, 5, ठीक है। पैशन सीरीज के लिए n इज इक्वल टू 3 होगा, तो m इज इक्वल टू हायर, मतलब ये हायर टू लोअर ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करता है। कैसे करता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम लोगों को देखना है आगे इसके लिए। तो यहां पे अगर हमारा यहां m इज इक्वल टू इंफिनिटी रखते हो तो लैम्बडा क्या मिलेगा? तो ये होगा बच्चों हमारा 0। क्यों सर मुझे बताओ? 1/∞ क्या होता है बच्चों? 0 होता है। 0 रहा तो ये क्या होगा? 1/λ इज इक्वल टू
यहाँ पे r बाय एन स्क्वायर। मुझे लैम्बडा निकालना है तो एन स्क्वायर बाय r, ये मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? ओके ये मुझे यहाँ पे वेवलेंथ मिलेगी। n मतलब क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेमन सीरीज के लिए 1 है, बाल्मर सीरीज के लिए 2 है, पैशन सीरीज के लिए 3, ब्रैकेट सीरीज के लिए 4, पीफन सीरीज के लिए 5। तो इससे, और ये जो है बच्चों r इज द कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मैंने लिख के दी आप लोगों को। तो इसके बाद में बच्चों हम लोगों को देखना है बोर्स की एटॉमिक मॉडल की थ्योरी। बात करते हैं, बहुत इजी बेस्ट पॉइंट्स है, ज़्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉस्टुलेट थ्योरी है हम लोगों को ये कहती है कि फर्स्ट पॉस्टुलेट थ्योरी, ठीक है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है, इस न्यूक्लियस को राउंड ऐसे मूव कर रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मतलब सर्कुलर पाथ कर रहा है, और सर्कल में कोई भी चीज घूमती है तब होता है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स ये कोई फोर्स नहीं है, ये किसी के कारण प्रोवाइड वाला फोर्स होता है। मतलब बच्चों हम लोग सर्कुलर मोशन जब पढ़ते रोटेशन डायनामिक्स में, तो हम लोग ऐसे ऐसे रस्सी को घुमाते थे पत्थर लेके, तो रस्सी के ऊपर टेंशन आता था, टेंशन के कारण वो रस्सी उस पत्थर को गोल घुमा रही थी, तो टेंशन के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स खुद फोर्स नहीं, किसी के कारण तैयार हुए वाली फोर्स है। तो इसलिए बच्चों हम लोग यहां पे ये गोल घूम रहा है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। कूलम्स लॉ के हिसाब से हम लोग लगाते हैं ना, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। बच्चों Q1 Q2 को हम लोग इस चैप्टर में ई बोलने वाले, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फार्मूला लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव, इसलिए यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है, इसलिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी लिख सकता m स्क्वायर डिवाइड बाय r इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिख रहा बच्चों यहां पे? यही है फर्स्ट पॉसिबिलिटी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, टू प्रोवाइड द, क्या होगा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड टू प्रोवाइड कौन कर रहा है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2 पॉसिबिलिटी ये कहती बच्चों कि ये चीज गोल घूम रही, मतलब एंगुलर मोमेंटम होगा, और ये एंगुलर मोमेंटम होता है h बाय टॉइस पाई, बट ये इंटीजर नंबर के ऊपर डिपेंड है। मतलब बच्चों ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो n इज इक्वल टू 1 लिखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, ये सेकंड है तो सेकंड लिखो, थर्ड भी ऑर्बिट हो सकता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन बच्चों हम लोगों ने रोटेशनल डायनामिक्स में I इंटू ओमेगा ये फार्मूला पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम का, जैसे लीनियर मोमेंटम का फार्मूला था बच्चों mv, तो हम लोगों ने एनालॉजी लिखी थी, याद होगा। रोटेशनल डायनामिक्स का चैप्टर देखना है आप लोगों को, जैसे कि हम लोग यस लिखते हैं इधर थीटा लिखते हैं, वी लिखते हैं इधर ओमेगा वेलोसिटी के लिए, अल्फा ए लिखते हैं एक्सेलरेशन के लिए, यहाँ लिखते हैं अल्फा, यहाँ पे फोर्स लिखते हैं, फोर्स के जगह पे टॉर्क लिखता हूँ, मास के जगह पे हम लोग आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये देखो ये लीनियर और ये एंगुलर के फॉर्म में है ये सिंबल, बस। उसके बाद में बच्चा हम लोग लीनियर मोमेंटम P लिखते हैं, यहाँ पे L लिखते हैं। तो ऐसे यहाँ पे फार्मूले से हम लोग देख सकते हैं, देखो इसका P के जगह पे क्या लिखना है, बोल रहा है L, M के जगह पे I, V के जगह पे ओमेगा दिख रहा है बच्चों, तो इस हिसाब से फार्मूला लिखा। लेकिन बच्चों I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फार्मूला है mr स्क्वायर, और V इज इक्वल टू r ओमेगा, रिलेशन बिटवीन का फार्मूला है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। चलो वैल्यू पुटअप करता हूं, L I की वैल्यू मेरे पास mr स्क्वायर, और ओमेगा क्या मिलेगा बच्चों आपको, v बाय आर मिलेगा। देखो v बाय आर, तो यहां पे v बाय आर, r से r को मार दो तो L इज इक्वल टू एम वी आर। इस इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं या 2 बोलो, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टॉइस पाई। ये सेकंड पोस्टुलेट थ्योरी का फार्मूला मिला मुझे। फर्स्ट के लिए m e स्क्वायर डिवाइड बाय r सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स e स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और ये m v r इज इक्वल टू n h अपॉन टॉइस पाई सेकंड पोस्टुलेट में भी। थर्ड पोस्टुलेट क्या है सर, बता दो फटाफट और खत्म करो। चलो थर्ड पोस्टुलेट ये बच्चों मेरे पास कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है, ठीक है, तो वह स्पाइरल पाथ से क्या करता है, ऐसे रुदरफोर्ड साहब ने बताया था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन, समझो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है बच्चों,
तो इसमें कुछ एनर्जी होती है मुझे पता है, इसलिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, इसमें होती है -3.4, और इसमें जो होती है n = 3 में यहाँ पे 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इलेक्ट्रॉन जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाती तो इसमें फर्स्ट में आ गया। तो बच्चों इसमें जब आना है तब उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ती है, E = h। सही बच्चों। और इनर ऑर्बिट को n कहा है, आउटर ऑर्बिट को m कहना है हम लोगों को, जैसे लेमन सीरीज में मैंने बताया था। मतलब बच्चों यहां पे मैं लिख सकता हूं m, यहां पे E = ये जो है बच्चों Em - En। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? समझ में आ रहा है? मतलब ये जो एनर्जी कितना इमिट करता है, ये किसी ने पूछा तो आप लोग बोल सकते हैं इनका डिफरेंस क्या है। तो देखो यहां पे या यहां से यहां आ रहा है तो मैं बोलूंगा Em है मेरा फाइनल यहां पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = ये एनर्जी निकालना है, माइनस ये ऑलरेडी माइनस है। बात समझ में आ रही बच्चों? तो E = -3.4, ये माइनस 13.6 होगा। तो यहां पे आप लोगों को दोनों का ये निकालो तो ये इतनी एनर्जी यहां पे रिलीज होने वाली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या किया मैंने? दोनों का सब्ट्रैक्शन, हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट की ये एनर्जी आप लोग निकाल सकते हैं, या हम लोग hν = Em - En बोल सकते हैं। एनर्जी कितनी रिलीज होती है? hν इतनी। मतलब इलेक्ट्रॉन जब हायर टू लोअर आता है तो उसको नहीं क्या स्टेबिलिटी चाहेगा, वो चाहेगा यार मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो हायर से जब लोअर आता है तब उसको एनर्जी सब रिलीज करना पड़ेगी। और एनर्जी जब रिलीज करता है तो कितना करेगा? यहां से यहां है तो क्या करोगे? इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा आपको। मैंने क्या माना है? सेकंड में से फर्स्ट में आ रहा है तब कितनी एनर्जी रिलीज की? तो इसने 10.2 इलेक्ट्रॉन होल्ड किए, तो इसके लिए ये इक्वेशन लिखा। ये थर्ड पॉसिबिलिटी है। इसी से बच्चों हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट क्या होता है। नेक्स्ट बात करते बच्चों, रेडियस निकालना है बोर्स ऑर्बिट का। मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कौन से ऑर्बिट में, उसके ऊपर उसका रेडियस डिपेंड होता है। मेरे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी दी वाली है mv²/r = आप लोग लिख सकते हो, देखो वहां पे लिख के रखी मैंने 4πε0 r²। सही बच्चों। मुझे बताओ सेकंड पॉसिबिलिटी mvr = nh/2π है। मुझे v की वैल्यू पुटअप करनी, तो v = nh/2π। ये नीचे जाने वाले बच्चों कौन? m और r। मुझे बताओ इक्वेशन 1 में ये वैल्यू v की पुटअप कर सकता हूं, तो ये m ऑलरेडी है, r ऑलरेडी, लेकिन इसका स्क्वायर है इसलिए n का स्क्वायर, h का स्क्वायर। देखो ये v की वैल्यू डाल रहा हूं बच्चों, 2 का स्क्वायर होगा 4, पाई का स्क्वायर होगा, यहां पे m का स्क्वायर, r का स्क्वायर इज इक्वल टू एज इट इज रखो e² 4πε0 r²। आपको कट करनी है कुछ वैल्यूज। देखो यहां पे r से r को मार दो, 4 से 4 को मार दो, एक पाई को मारो, एक पाई बाकी है अभी भी बच्चों। ठीक है, मेरे पास क्या बचा है? देखो ये कि m, ये एक मर गया यहां पे, बचा है मेरे पास n² h² डिवाइडेड बाय, देखो ये r बचा है, एक पाई बचा है, एक m बचा है। सही बच्चों। और यहां पे e² डिवाइड बाय ε0 बचा है। सही है, बाकी सब मर गए थे। देखो e² बाय ε0 ही बचा है। मुझे r निकालना है, r को इधर लेके आओ। ये देखो n² h², ये ε0 बच्चों इधर ला रहा हूं, देखो मल्टीप्लाई का डिवाइड, ये r इधर गया तो पाई m है ना e²। मेरी बात समझ में आ रही है? r को इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया तो उल्टा करना पड़ेगा। देखो उल्टा कर दिया मैंने, मतलब मुझे रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट मिल रहा है यहां पे ε² h² डिवाइडेड बाय पाई m e²। यहां पे n को बाजू में लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि बच्चों इसका रिलेशन निकालना है, इसके बेस में n लिख सकते हैं, क्योंकि कौन सा रेडियस है पता नहीं फिलहाल में, फर्स्ट ऑर्बिट का है, सेकंड ऑर्बिट का है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n² मिलता है। सर ब्रैकेट में ऐसा क्यों डाला, क्या है इसका रीजन? बच्चों इसकी वैल्यूज होती है, आपको पता हो तो 8.85 10⁻⁻12 है ना कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। h इज द प्लैंक कांस्टेंट 6.63 × 10⁻34 है ना जूल सेकंड है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है बच्चों m, मतलब 9.1 × 10⁻31 है ना, ये kg है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम है। बात समझ में आ रही है?
कोई टेंशन है? मैंने माना है कि चलो कि n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम लोग R1 लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? और n की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मतलब बच्चों ये R1 की वैल्यू है ये, इसलिए इसका एक रिलेशन बन सकता है आर एन इज इक्वल टू R1 इंटू एन स्क्वायर, एक शॉर्टकट में रिलेशन कोई भी ऑर्बिट में रहा तो अगर ये R1 की वैल्यू हमको पता है, कैसे सर? कुछ नहीं बच्चों, मुझे बताओ अगर इसमें हम लोगों ने वैल्यू पुटअप की ये सभी, तो इसकी वैल्यू हम लोगों को 0.053 नैनोमीटर या कुछ बुक्स में 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट ये दी वाली है। दोनों का मतलब एक ही बच्चों, कुछ नहीं। अब बोलेंगे सर पॉइंट शिफ्ट क्या? हाँ, नैनो मतलब 10⁻⁹ और एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10, तो -10 के लिए एक पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा। बस इससे अगर अपने ऑर्बिट नंबर पता हो फर्स्ट सेकंड, हम लोग हाइड्रोजन नहीं पढ़ते बच्चों। यहां पे और एक बताना चाहता हूं, हमेशा एक झड़ एक टर्म्स आती होगी, लेकिन मैं झड़ की वैल्यू 1 मान रहा हूं मतलब है, क्यों? हाइड्रोजन गैस का एटॉमिक नंबर 1 है, तो आपके बुक्स में झड़ लिखा होगा, हर समय उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही? मैंने क्या कैलकुलेशंस किया और क्या नहीं है? तो ये हम लोगों के पास रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट का ये जनरल फार्मूला एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर। इसी से बच्चों हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आपके बुक्स में वेलोसिटी को डायरेक्ट लिखा है, लेकिन तो भी मैं आप लोगों को यहां पे वेलोसिटी क्या हो सकती है ये मैं दे सकता हूं यहां पे आपके सामने। बात समझ में आ रही है? जैसे कि ये दो इक्वेशन को बस उठाना है, डिवीजन करना है। चलो डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 और इसको 2 बोलेंगे, तो देखो 1/2 1 इक्वेशन है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर ई स्क्वायर। सही बच्चों? डिवाइडेड बाय सेकंड करना एम वी आर। मैं चाहता हूं इसको डिवाइड ना करते हुए मल्टीप्लाई कर सकता हूं इस टर्म को, लेकिन उल्टा करना पड़ता है, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। एम से एम मर गया बच्चों, एक वी से एक वी मर गया, तो यहां पे वी बराबर है आर आर, ये आर स्क्वायर होता है, कट नहीं होता है, समझना पड़ेगा, मैथमेटिक्स रूल्स है थोड़े। पाई से पाई मर गया बच्चों, ओके। बचा क्या है मेरे पास? ये 2 2 जा, तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2 बचा था, एप्सिलॉन बचा था बच्चों, ई स्क्वायर बचा था, सही है। और भी कुछ बचा है, यन और यच बचा है। शायद मुझे लगता है कि यहां पे एक आर का थोड़ा सा कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है क्या भाई? हाँ, ये ई स्क्वायर नहीं आर स्क्वायर था, ये वही तो बोल रहा, ये आर स्क्वायर है, ठीक है ना? देखो ये आर स्क्वायर बचा था, तो ये आर मर गया, तो v इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइड बाय टॉइस एप्सिलॉन एच, और एन को बाहर निकाल रहा हूं क्योंकि रिलेशन दिखाना है। तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब वो ऑर्बिट नंबर कौन सा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन मिला है। बात समझ में आ रही बच्चों? ऐसे आप इसके और भी वैल्यूज निकाल के दे सकते हो। देखो आपको ये आर की वैल्यू मालूम ही है, कैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फार्मूला v स्क्वायर बाय आर। v की वैल्यू है हमारे पास, हाँ सर ये है, देखो ये v की वैल्यू है, r की वैल्यू है, तो इससे आप लोग निकाल सकते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन, ओमेगा का रिलेशन v बाय आर होता है, इससे भी आप लोग ओमेगा निकाल सकते हो। इससे पीरियड निकाल सकते हो टॉइस पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पता करने के बाद इससे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो 1/t। तो बच्चों इसके ऊपर आते हैं एमसीक्यूज, कुछ नहीं, आपके पास वैल्यू दी वाली दो इंपॉर्टेंस है, रेडियस एंड वेलोसिटी अगर पता हो तो सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी उसकी कितनी है इस इलेक्ट्रॉन की वो निकाल सकते हैं, पीरियड निकाल सकते हैं और फ्रीक्वेंसी। तीनों चार मतलब बच्चों 1 2 3 4 रिलेशन के ऊपर आता है एमसीक्यूज। बच्चे बोलते हैं सर हमको एमसीक्यूज आते नहीं है, इसका रीजन ये कि इसका एप्लीकेशन बेसिस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। चलो नोट डाउन करना, इसको फटाक से आगे बढ़ रहा हूं बच्चों में। नेक्स्ट बात करते बच्चों एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहां पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डायग्राम, ड्रॉ द लेबल डायग्राम, 2 मार्क के लिए सवाल होता है, इसको समझा के देने वाला हूं। सबसे पहले बच्चों यहां पे हम लोग लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट और पीफंड सीरीज
पास सीरीज लेंगे, बुक्स में 3 ही दी वाली है। इसका अल्ट्रावायलेट होता है, विजिबल रीजन होता है, यहाँ पे इंफ्रारेड होता है। ये एनर्जी कैसे मिली बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग फार्मूला निकालेंगे। ये एनर्जी -13.6 कहां से लाया, -3.4 कहां से लाया, बात करते हैं। मुझे बता बच्चों, टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास सिंपल है, हाफ mv², और ई की वैल्यू मैंने अब भी निकाल के दी थी। बात बच्चों, वी मतलब वेलोसिटी अब भी निकाल के दी थी, वही रखना है यहां पे और सॉल्व करना है। हम लोगों को ये इक्वेशन सॉल्व ही नहीं करना। लेकिन बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो फार्मूला था हमारे पास पोटेंशियल इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फार्मूला है हमारे पास ओरिजिनलिटी में, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है, तो हमने फोर्स पढ़ा है होगा 1/4πε0e²r², इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब जो चार्ज उसको कम करो, तो यहां पे एक चार्ज कम करना है, मतलब 1/4πε0e² के जगह पे ई रखूंगा r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन पोटेंशियल का फार्मूला ई इंटू डिस्टेंस हमारा r लिखा है, रेडियस तो r लिखेंगे। मतलब बच्चों जो ये फार्मूला है, इसमें से एक r कम करना है, मल्टीप्लाई r कम करो, देखो r करो तो r से मर जाएगा एक। मतलब बच्चों पोटेंशियल का फार्मूला 1/4πε0e/r रहेगा। सब रिलेटेड है, कोरिलेटेड बोलते हैं हम लोग, है ना। देखो ये फार्मूले से एक ही कम गया, इसमें से r मल्टीप्लाई किया तो एक r कम होगा, बस। बाकी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है मेरे पास 1/4πε0, देखो यहां पे E/r। लेकिन चार्ज होता है निगेटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, निगेटिव। इसलिए ये फार्मूले में ये माइनस इधर आता है, तो पोटेंशियल का फार्मूला 1/4πε ये फार्मूला मिल रहा है। मतलब बच्चों इसमें ऐड करेंगे, ये माइनस फार्मूला है 1/4πε0e²r। ये फार्मूला कैसे मिला है आप समझ सकते हो। ये होगी टोटल एनर्जी। अभी देखो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है बच्चों, और ये जो फार्मूला है ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। इन दोनों की एडिशन करते हुए आप लोगों को v की वैल्यू पुटअप करनी, कैसे करनी है, तो आप लोगों के सामने मैंने अभी वैल्यू दे चुका हूं, वही वैल्यू पुटअप करके हमारे पास टोटल एनर्जी को E लिखेंगे। यहां पे माइनस आएगा, me⁴ होगा 8ε² ये टोटल एनर्जी का फार्मूला मिलेगा आपको। कैसे मैंने बता दिया कि v की वैल्यू आपको पता है कि यहां पे e²/τ h, ठीक है। ये वैल्यू पुटअप करते हुए इन दोनों की एडिशन करो, मिलेगा। आपके बुक्स में कुछ नहीं, यहां पे z लिखा होगा, यहां z लिखा हो तो z लिख सकते हैं आप। मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर है 1, तो कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए मैं हमेशा z को भूल जा रहा हूं। आप बोलेंगे सर क्यों भूल रहे, तो इसका रीजन है, तो यहां पे nth ऑर्बिट में अगर एनर्जी निकालनी है तो हम लोगों को En = यहां पे ये फार्मूला मिल रहा है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n²। अब बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि बेटा देखो n, ये बाकी सब कांस्टेंट है, मैंने अभी बताया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज, ε0, ये सब कांस्टेंट है, तो ये लिख सकता हूं। और आपने कहा है कि n = 1 रखा, तो E1 = me⁴ डिवाइडेड बाय 8ε² h² के जगह पे 1 है, n की वैल्यू 1 मिलेगी। मतलब बच्चों यहां पे En = -E1 या E1/n² रख सकता हूं शॉर्टकट में। और En1 की वैल्यू मैं यहां पे फाइंड करने जा रहा हूं, ये मुझे मिलने वाली है। अगर आपने कांस्टेंट वैल्यू मैंने अभी दिया था, इसे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E1, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में रहा, तो कैलकुलेशन करके दे सकते। मैंने गिवन डेटा दे चुका हूं ऑलरेडी, दिख रहा है तो बच्चों आपको, तो आप लोग ये कैलकुलेशन करके दे सकते हो। मतलब बच्चों आपको nth ऑर्बिट की वैल्यू निकालनी है, कोई भी एनर्जी निकालनी है, तो -13.6 डिवाइड बाय n² ये वैल्यू मिलेगी। n मतलब नंबर्स ऑफ ऑर्बिट। ट्राई करते देखो, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू मिली है। आपको दूसरे ऑर्बिट में निकालना है तो सिंपल सी बात है, E2 लिखना पड़ेगा, -13.6, 2 का स्क्वायर 4 होगा। देखो 4 3 जा 12, 4 4 जा मिल रही है। नेक्स्ट बच्चों 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 1 जा देखो मिल रही है, 9 बचा कितना, ये 9 5 जा मिल रही है क्या, मतलब सभी वैल्यू मिलेगी। ये हर ऑर्बिट की एनर्जी यहां पे हम लोगों को मिल रही है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जंप करे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
फर्स्ट में, तब लेमन सीरीज बोलना है। उसके लिए हमारे पास फार्मूलाज भी यहां पे वेवलेंथ निकालनी, तो फार्मूला मैंने 1/λ इज इक्वल टू r कैसे आता है इसका एग्जांपल हम लोग अब भी देने वाले, ठीक है। ओके, तो इसके लिए हम लोग अभी फार्मूला रखने जा रहे हैं, ये एनर्जी है। अब वेवलेंथ की बात करेंगे, ये एनर्जी निकाली है हर ऑर्बिट के। हम लोग अभी क्या करेंगे कि वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ की बात चला रहे हैं। चलो, तो यहां पे हमारे पास कैसे मिलती है एनर्जी, E इज इक्वल टू बच्चों EM माइनस EN, याद है थर्ड पोस्टुलेट। एनर्जी का फार्मूला हमारे लिए m के लिए होगा बच्चों me⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर, यहां पे m स्क्वायर, वहां पे n लिखा था, क्यों, इसके लिए En के लिए लिख सकता हूं, यहां पे देखो En इज इक्वल टू माइनस me⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करोगे तो बच्चों हम लोगों को वैल्यू मिलने वाली है। मुझे लगता है कि इस वैल्यू को बाद में ये प्लस होती है, बराबर, ठीक है। चलो, me⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर m स्क्वायर, ये माइनस, ठीक है। me⁴ 8 एप्सिलॉन, है ना, नहीं ओनली एप्सिलॉन है, h स्क्वायर n स्क्वायर, सही है ना बच्चों, कभी कभी गलती हो जाती है ऐसे। अब ये माइनस माइनस प्लस हो रही है, तो इसलिए इसको प्लस वाले को me⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, ये माइनस इधर देखो, माइनस माइनस प्लस वाले को पहले लिखा है, अच्छा लगता है, बाकी कुछ नहीं। me⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर m स्क्वायर, कॉमन निकालने वाला हूं, me⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर, बचा है कौन, 1/n स्क्वायर, यहां कौन बचा है, m स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर है बच्चों। इसकी वैल्यू भी मैंने E की वैल्यू लिखी थी, एनर्जी कितनी रिलीज होती है जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, तो इसकी एनर्जी तो -3.4 है और इसकी 13.6 है, तो उसको एनर्जी कम करना पड़ेगी। जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे एनर्जी बढ़ती बढ़ती जा रही है, वैसा n भी बढ़ते जा रहा। बात समझ में आ रही है बच्चों, है ना। तो यहां पे एनर्जी देखो जीरो होगी, ये माइनस मतलब छोटा नंबर है, छोटा, बड़ा नहीं है, जीरो बड़ा इससे, ठीक है ना। ये एनर्जी आपको जीरो मिले, जीरो। बात समझ में आ रही है। चलो, तो यहां पे हम लोग काम करते जा रहे बच्चों कि E की वैल्यू h न्यू है, me⁴ 8 एप्सिलॉन h स्क्वायर, यहां पे 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर, गॉट इट। एक बात, C देखो v इज इक्वल टू n लैम्बडा है बच्चों, तो यहां पे C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा भी लिख सकते हैं। v मतलब वेलोसिटी, C मतलब स्पीड ऑफ द लाइट है, बस मतलब न्यू की वैल्यू यहां पे c/λ, नहीं, न्यू की वैल्यू बराबर है c/λ है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, h c/λ me⁴ 8 एप्सिलॉन h स्क्वायर, यहां पे 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर, समझे। मुझे यहां पे 1/λ निकालना है, तो यहां पे me⁴ 8 एप्सिलॉन, देखो यहां पे बच्चों CH3, मेरी बात समझ में आ रही है और दिखाई दे रहा क्या, मेन इंपॉर्टेंस, हाँ दिखाई दे रहा है, समझिएगा बच्चों। देखो me⁴ ये 4 है, यहां पे 8 एप्सिलॉन h, ये h क्यूब हो गया, ये c इधर आ गया, बचा है मेरे पास 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर, समझे, कोई टेंशन है। लेकिन बच्चों यहां पे 1/λ लिखूंगा, इसको r लिखने वाले, r इज द रेडबर्ग कांस्टेंट लिखा है मैंने, बाकी कुछ नहीं, और n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर, समझे, कोई टेंशन बच्चों। ये फार्मूला मुझे मिला है। r कौन है, कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, me⁴ 8 एप्सिलॉन CH3। अगर इसकी वैल्यू पुटअप की जाए, ये सभी कांस्टेंट है, तो वो वैल्यू 1.09710⁷ है ना, पर मीटर, ये मुझे वैल्यू इसकी मिल रही है। अब इसका मतलब क्या बच्चों, हमारा m हमेशा n से बड़ा होना चाहिए। देखो n मतलब क्या है, लेमन सीरीज के लिए n कौन है बच्चों, 1 है, m कौन है बच्चों, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 डैश होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से फर्स्ट, फोर्थ में से फर्स्ट, फिफ्थ में से फर्स्ट। ये बात ध्यान रखना, बच्चे गलती करते इसमें से ही निकालते, नहीं, फर्स्ट में सेकंड से आ रहा है, थर्ड से आ रहा है, फोर्थ से आ रहा है, फिफ्थ से, तब लेमन सीरीज। थर्ड में से सेकंड में, फोर्थ में से सेकंड में, फिफ्थ में से सेकंड में,
6 में से सेकंड है तब बाल्मर सीरीज है। इस बात को ध्यान में रखना है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंस है। अगर ये इंफिनिटी होगा, यम की वैल्यू अगर आप लोगों ने इंफिनिटी रखी तो हम लोगों ने ऑलरेडी फार्मूला देखा है 1/λ इज इक्वल टू r बाई n स्क्वायर। ये कहाँ गया बच्चों, तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी है, तब मुझे लैम्बडा क्या मिलता है ध्यान रखना है, तो n स्क्वायर बाय r। इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, देखो इसको उल्टा किया तो ये वैल्यू यहां पे मुझे मिलने लगती है। तो बच्चों ये था हमारी टोटल एनर्जी निकाली मैंने थी पहले, जो कि ये है हमारी टोटल एनर्जी यम के लिए, एन के लिए। वेव लेंथ निकालने के लिए हमने फार्मूला लिखा है, और ये जैसे जैसे ऊपर जाओगे एन इंफिनिटी होगा तब हमको एनर्जी कैसे मिलने वाली है, टोटल एनर्जी 0। तो ये था आपका। इसमें कुछ बच्चों यहां पे हमारे पास आपकी बुक्स में और एक क्वेश्चन है, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। लिमिटेशंस क्या बच्चों बोर्स के, कि ये ओनली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ही पढ़ाई करता है, अदर एटम्स में नहीं लेता है। दूसरी बात, इंटेंसिटी लाइन टू लाइन डिफरेंट होती है, लेकिन उन्होंने एक ही बताई है। और तीसरा डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ये बच्चों कि इसकी एंटायर स्टडी नहीं की गई है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। ये 3 डिसएडवांटेजेस है। हम लोग अब डी बॉर्गलिस क्या होता है वेवलेंथ या एंगुलर मोमेंटम, वो निकालने वाले, नोट डाउन करना फटक से। सबसे पहले बात करने वाले बच्चों डी बॉर्गलिस, है ना, डी बोराई, कुछ अलग अलग नाम लेते हैं लोग, ठीक है, हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं ज्यादा। एक इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा कि हमने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन चैप्टर पढ़ा है। हाँ सर पढ़ा, याद है, इसके पहले वाला चैप्टर है। तो इसमें क्या पढ़ा था कि कोई भी अगर पार्टिकल मूव करता है तो वह ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल एज वेल एज अ वेव्स होता है। मतलब बच्चों पार्टिकल भी है और एक वेव के फॉर्म में भी चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे। बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पे जब कोई भी पार्टिकल जा रहा है तो वेव के फॉर्म में भी जाता है। ड्यूअल नेचर इसलिए क्या है कि पार्टिकल एज वेल एज अ वेव नेचर। तो उन्होंने कहा कि जैसे न्यूक्लियस है हमारे पास, ये न्यूक्लियस के आजू बाजू में एक इलेक्ट्रॉन घूमता होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन की एक वेव तैयार होती होगी, ऐसे 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 ऐसे। इससे बच्चों हम लोग ऐसे ऐसे, देखो ये वेव फॉर्म तैयार हो रही, ठीक है। मतलब बच्चों आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसको कहते हैं हम लोग एक वेवलेंथ लैम्बडा कहते हैं। बात सही है बच्चों। और इसका अगर लूप तैयार कर जाए तो ये लैम्बडा बाई 2 होगा। मतलब 2 लूप की लैम्बडा होता है। मतलब बच्चों यहां पे एक लूप और ये दूसरा लूप, तो इसका 1 लैम्बडा होगा। मतलब बच्चों इसका एक रेडियस भी होगा। हाँ सर, चलो आगे बढ़ते हैं सर। चलो इसका मतलब जो कोई चीज सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल में घूम रही है तो टॉइस पाई आर, और यन क्यों लिखा है बच्चों, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये बच्चों लैम्बडा के फॉर्म में वेवलेंथ है इसकी, लेकिन कितनी वेवलेंथ होगी, तो यंथ लैम्बडा इतनी होगी। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? क्योंकि एक है ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी होगी, ऐसे बहुत सारी वेवलेंथ हो सकती है ना यहाँ पे, समझे क्या? टॉइस पार क्यों लिखा, क्योंकि एक सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल में घूम रहा है। और इसमें कितनी वेवलेंथ हो सकती है, लैम्बडा n हो सकती है। तो n की वैल्यू तो सबको पता है बच्चों कि 1 2 3 डाल सकते हो। मुझे लगता है लैम्बडा इज इक्वल टू टॉइस पाई आर बाय n डाल सकता हूं। ये n नहीं डाला तो भी चलेगा, कंफ्यूज हो गए इसलिए, लेकिन ये nth नंबर ऑर्बिट हो सकता है। चलो लैम्बडा मिला है, मुझे इससे मोमेंटम याद आ रहा है, h बाय लैम्बडा। तो मोमेंटम इज इक्वल टू h टॉइस पाई आर डिवाइडेड बाय n को ऊपर रखता हूं। ये क्यों निकाल रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, और एंगुलर मोमेंटम होता है p इंटू आर, लीनियर मोमेंटम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी बोलना है, ठीक है। तो बच्चों यहां पे L इज इक्वल टू p की वैल्यू मुझे पता है NH अपॉन टॉइस पाई आर मल्टीप्लाई ये r, ये p की वैल्यू है, r से r को मरवा दो तो NH अपॉन टॉइस पाई, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। और यही सेकंड पोस्टुलेट थ्योरी बच्चों। किसी ने कहा कि सर L इज इक्वल टू आई ओमेगा डाल सकता हूं, तो आई आपको तो पता ही है mr², v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, ये मोमेंटम है, वैल्यू पुटअप कर रहा हूं mr², ये है v बाय r, तो r से r मर गया, तो mvr मिल रहा है, तो mvr इज इक्वल टू NH अपॉन टॉइस पाई, ये भी डाल सकता हूं। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, h इज द प्लैंक कांस्टेंट। ऐसे डी बॉर्गलिस ने हम लोगों को एक फार्मूला दिया। इसके बाद में बच्चों एटॉमिक न्यूक्लियर, बाकी के सभी पार्ट कट है। ओनली यहां पे आप लोगों को बाद में हम लोग लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी डीके कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसके बाद में का जो पार्ट है रेडियोएक्टिविटी डीके के बीच में का वो कट हो चुका है।
तो इसको हम लोग अच्छी तरह से करेंगे क्योंकि फार्मूले के ऊपर भी न्यूमेरिकल आ सकता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। रेडिएक्टिविटी डिकेज लॉ। बच्चों रेडिएक्टिविटी मतलब क्या? अल्फा बीटा गामा पार्टिकल स्पॉन्टेनियसली इमिशन होना, डिसइंटीग्रेशन होना बोल सकते हैं, टूटना अल्फा बीटा पार्टिकल, है ना, जैसे यूरेनियम की हम लोग बात कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पे हम लोग लेने वाले हैं, जैसे कि यहां पे ले लिए, समझो ये न्यूक्लियर, ठीक है, यहां पे रेट ऑफ डीके, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहा हूं नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर इन सैंपल। इस सैंपल में नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर कितने हैं, क्या है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहां पे ये n न्यूक्लियर बच्चों फिलहाल में, ठीक है, हमारे पास n न्यूक्लियर है और ये अनडीके है। कौन है? अनडीके है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि रेट ऑफ डिके इस अपने पास कितने हैं उसी के ऊपर, मतलब रेट ऑफ डिके जो है ये नंबर्स ऑफ सैंपल पे, मतलब हमारे पास 50 है तो 20 30 40 50 हो सकते बाद में इनफाइनाइट टाइम पे, है ना। आपके पास 20 है तो 40 होने वाला है क्या? नहीं। तो रेट ऑफ डिके डिपेंड बच्चों नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई का सैंपल कितना है उसके ऊपर। हमने क्या किया, लेट इन द टाइम dt, मतलब छोटे टाइम पे देखा यहां पे कितने न्यूक्लियाई डिके हो रहे, डीएन कितने कितने टूट रहे, ठीक है। तो हम लोगों को रेट ऑफ न्यूक्लियर निकालना है। तो रेट ऑफ न्यूक्लियर कैसे निकालेंगे? नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई डिके पर यूनिट टाइम। इसके लिए लिखूंगा बच्चों मैं डीएन, देखो कितने हो रहे, डीएन इतने टूट रहे मेरे, और कितने टाइम पे, डीटी टाइम पे। लेकिन बच्चों एक साइन इस्तेमाल करना चाहता हूं, माइनस। क्यों? क्योंकि डीके होना मतलब कम, मतलब ये सैंपल डिग्रीज हो रहे, और डिग्रीज होने के कारण बच्चों यहां पे मैंने माइनस साइन दी। अगर आपको डिटेल लेक्चर देखना है तो मैंने डिटेल भी वीडियोस बना के रखे हैं बच्चों, मैं आपको वन शॉट बना रहा हूं, और वही वन शॉट में मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता आपका, ठीक है। तो यहां पे रेट ऑफ डीके का फार्मूला मिला है, मतलब बच्चों यहां पे नंबर 1 इक्वेशन बोल सकते हो इसको, ये इक्वेशन वर्डिंग में लिखा है बस, बाकी कुछ नहीं, माइनस dn बाय dt, सही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बच्चों, नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर इन सैंपल कितने हैं, n है, ठीक है। मुझे इक्वल टू लिखना है तो माइनस dn बाय dt लिखूंगा। यहां पे मैं लैम्बडा एक कांस्टेंट टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं बच्चों, यही है हमारा रेडिएक्टिविटी डिकेज लॉ, ठीक है बच्चों। इसको एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथम के फॉर्म में भी हम लोग लिखने वाले, आपको दिखाई तो दे रहा है, ओके। चलो तो चेक करना पड़ता है कभी कभी ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चों। ये कौन है बच्चों, ये कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट है। कौन है ये? डीके कांस्टेंट बोल सकते हैं, या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या रेडिएक्टिविटी कांस्टेंट बोल सकते हैं। ये जो मैं लिखने वाला हूं देखो यहां पे, इसी फार्मूले को हम लोग एक काम करेंगे अभी। ये छोटे टाइम पे डीएन इतने डिसइंटीग्रेट हो गए, मुझे पूरे डिसइंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको कर रहे हैं इंटीग्रेशन, देखो इसको ये लिख सकते हैं ऐसे, इसको इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन, इसको माइनस को इधर भेजूंगा, dn बाई dt इज इक्वल टू माइनस, है ना, लैम्बडा लैम्बडा n। अब देखो यहां पे सबसे मेन बात, एक बात ध्यान में रखनी बच्चों आप लोगों को सभी को, कि t टाइम 0 तब n नॉट होगा, मतलब इनिशियली कितने सैंपल्स है, इनिशियली टाइम t 0 होंगे तो जितने थे उतने रहेंगे, बस ये बच्चों। और t टाइम t होने के बाद, मतलब कुछ टाइम होने के बाद हमारे पास जो सैंपल हो गए n, या n ऑफ t लिख सकते हैं यहां पे, उस टाइम पे कितने नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर अनडीके है वो लिखना है। मतलब बच्चों जब टाइम 0 लिख रहे हो आप, तब इसका इंटीग्रेशन होगा हमारे पास n नॉट। जब टाइम इंफिनिटी हो, इंफिनिटी भी बोल सकते हैं अगर लिखना है तो, आपके इसमें t दिया है तो t लिखो, इंफिनिटी क्यों डालेंगे, ठीक है। तब हमारे पास n ऑफ t या n, मतलब उस टाइम पे कितने मतलब अनडीके ये लिखना। बहुत बढ़िया सर, क्या आपको इंटीग्रेशन आता है बच्चों? इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ e, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग n, और इसके लिमिट जो है बच्चों इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है, लॉगरिथम। तो यहां पे हायर लिमिट n और लोअर लिमिट n नॉट है। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? ऑल इज वेल बच्चों, ओके। या मुझे लगता है कि इससे भी अच्छा थोड़ा सा यहां पे एक काम करेंगे, n को इधर लाना पड़ेगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये देखो n है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये dt। बात समझ में आ रही है ना? इसको मैंने कन्वर्ट करके लिया, ओके। इसका इंटीग्रेशन बनाना है, इसका इंटीग्रेशन था log ऑफ n, है ना, इसका हायर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, माइनस इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा,
और इसका इंटीग्रेशन होगा t, और इसका लिमिट है ये, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, लॉग ऑफ ये हायर लिमिट माइनस लॉग ऑफ लोअर लिमिट। बात समझ में आ रही है। इज इक्वल टू लैम्बडा माइनस है, लेकिन हायर लिमिट है t माइनस लोअर लिमिट है 0। तो इसको माइनस मतलब क्या है, लॉगरिथम में माइनस कब होता है, डिवीजन रहा तो, प्लस कब करते हैं, मल्टीप्लिकेशन रहा तो इसलिए लॉग ऑफ ई लिख सकता हूं बच्चों मैं n बाई n नॉट। देखो तो यही वैल्यू मिलेगी, लॉग ऑफ n माइनस लॉग ऑफ n। तो ये होगा माइनस लैम्बडा t, क्योंकि 0 तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर इसका लॉग गया तो क्या होता है बच्चों, पता है आपको, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, याद है ना लॉगरिथम में बच्चों। तो यहां पे n इज इक्वल टू n नॉट बनेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा t। यही है बच्चों हमारा यहां पे एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। ये किसके फॉर्म में है बोल सकते हैं, यहां पे इसको लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये किसी ने पूछा तो लॉग के फॉर्म में ये इक्वेशन है, ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है, ठीक है। यही हमारा डिकेज लॉ है। आगे बढ़ना है बच्चों, हमारे सैंपल कब कितने होते हैं ये लिखना है हम लोगों को। तो इसलिए बच्चों मैं थोड़ा सा यहां पे आप लोगों को लिख के दे रहा हूं। देखो अगर आपने टाइम 0 रखा तो कितने रहते, देखो n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा t की वैल्यू 0 डालो तो बच्चों n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल 0, ठीक है ना। और किसी भी का पावर 0 रहा, किसी का 10 का पावर 0 तो 1 वैल्यू है ना, 20 का पावर 0 तो 1, तो इसकी 1 वैल्यू होती है। मतलब बच्चों आपको जब टाइम 0 हो तब आपकी कितने नंबर आप जो डिके बच्चों अनडिके रहने वाले जितने इनिशियल थे उतने, टूटेगा नहीं, टाइम स्टार्ट नहीं हुआ। नंबर 1 केस बच्चों ये, ठीक है। t इज इक्वल टू इंफिनिटी रख के देखो यहां पे n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा इंफिनिटी। तो बच्चों यहां पे n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस इंफिनिटी होगा, मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना सबको। n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल, ये डिवाइड जाने के बाद इंफिनिटी, और इसका मतलब 1 बाय इंफिनिटी होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो है बच्चों मैं जानबूझकर यहां पे थोड़ा सा मिटाना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। तो यहां पे n इज इक्वल टू n नॉट ये इंफिनिटी का, और डिवाइडेड बाय इंफिनिटी होना मतलब बच्चों 0, मतलब यहां पे कोई भी सैंपल बचेंगे नहीं, मर जाएंगे, सब कुछ उड़ जाएंगे, है ना, डीके हो जाएंगे। कब, जब t इज इक्वल टू इंफिनिटी टाइम हो। तो ये था रेडिक्टिविटी डीकेज लॉ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारे पास एक्टिविटी क्या है ये बात करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करेंगे। एक्टिविटी मतलब क्या बच्चों, रेट ऑफ क्या है, डीके। उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, डी एन माइनस डी टी। याद है बच्चों, इसकी वैल्यू भी पता है मुझे, डी एन माइनस डी टी होता है बच्चों लैम्बडा एन, याद है ना। और एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हमने लिखा था इस वैल्यू को n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा टी। सही बच्चों, मतलब यहां पे हमारे पास a ऑफ t लिखना है, मतलब एक्टिविटी मतलब कुछ नहीं बच्चों, रेट ऑफ डीके कैसा है उसको एक्टिविटी बोलेंगे ना, हम लोग बोलेंगे एक्टिविटी क्या हो रही है, रेट ऑफ डीके कितना है। सही है बच्चों। तो यहां पे मैंने लिखा था dn बाई dt, इसकी वैल्यू ये भी होती है बच्चों लैम्बडा n, और n की वैल्यू क्या होती है वो भी लिख सकता हूं। तो लैम्बडा n की वैल्यू है बच्चों मेरे पास n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा t। कोई शक है इस इक्वेशन पे बच्चों, देखो रेट ऑफ डीके ये है, लेकिन dn बाई dt के लैम्बडा n वैल्यू है, लेकिन n की वैल्यू क्या है ये पुटअप मैंने यहां पे की है। उसके बाद में बच्चों हम लोग t इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो यहां पे a नॉट बोलना पड़ेगा। देखो ना t इज इक्वल टू 0 तो a नॉट बोलना पड़ेगा। इस इक्वेशन पे आते हैं लैम्बडा n नॉट, सही बच्चों, एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा 0। तो आपको पता है किसी का पावर 0 रहा तो 0 वैल्यू होती है, अरे इसका पावर 0 रहा तो 1 वैल्यू होती है, सॉरी 0 बोला था मैंने, 1 वैल्यू होती है। मतलब बच्चों a नॉट 1 रखने से कोई फायदा नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों, मतलब इस वैल्यू के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a ऑफ t इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू a नॉट डाल सकता हूं एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा t। यही है बच्चों एक्टिविटी का फॉर्मूला, समझे। कोई टेंशन है बच्चों, बढ़ना आगे। इसके कुछ यूनिट्स भी होते हैं, अगर आप लोगों को यूनिट पढ़ना है तो इसका बैक्रोल यूनिट होता है, पता होना चाहिए। सिंपल सा है कि यहां पे बैक्रोल यूनिट है, और 1 क्यूरी क्या होता है ये भी दिया आपको, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻²। यहां पे आपके पास 10 बैक्रोल होता है, ठीक है, 10 बैक्रोल होता है। 1 बैक्रोल मतलब क्या है तो ये पता होना चाहिए कि 1
है ना, डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट सेकंड ये होता है, 1 डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट, 1 डिस, है ना, इंटीग्रेशन पर यूनिट सेकंड, 1 सेकंड। ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करने वाले, हम लोगों को बात करनी है हाफ लाइफ पीरियड की, इसको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हाफ लाइफ ऑफ रेड एक्टिविटी। बच्चों क्या है, ये कब डीके होगा ये कोई नहीं बता सकता है। आज हो सकता है 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड में, लाखों साल भी हो सकता है डीके, करोड़ साल भी लग सकते हैं। तो हमने बोला यार उसका कैसे निकालेंगे हाफ लाइफ, इसलिए हाफ लाइफ पीरियड निकाला हमने, क्योंकि हम लोग उसका पूरा पीरियड नहीं निकाल सकते थे। मतलब क्या करना है सर, मतलब ये बच्चों हम लोग इसलिए कि जैसे कि हमारे पास 1000 है तो हम लोग पकड़ेंगे पहले 500, बाद में होंगे 250, बाद में होंगे 125। बात समझ में आ रही बच्चों, पहले 2000 थे ऐसे मान रहे हैं, ऐसे हो रहा है। तो हम लोगों ने इसके लिए जो टी है वो टी का हाफ निकालना है, और ये जो सैंपल है बच्चों, जो अनडीके है उसका निकालेंगे इनिशियल से हाफ। क्या हमारे पास रिडक्टिविटी डीके लॉ है? बिल्कुल है बच्चों, n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा टी। टी की वैल्यू और n की वैल्यू डालना है, तो n नॉट बाई 2 n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा टी हाफ। देखो वैल्यू पुटअप कर रहा, बाकी कुछ नहीं। n नॉट से n नॉट मर गया बच्चों, ये 1 डिवाइड बाई इधर आए तो डिवाइड आने वाला माइनस लैम्बडा टी हाफ। सही बच्चों, इज इक्वल टू ये इधर गया तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाओ, उसका पावर प्लस होगा, माइनस था तो प्लस हो गया बच्चों। ठीक है, इज इक्वल टू 2 लिखना है। अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से अगर हटा दूं तो ये लॉग आएगा, मतलब बच्चों ये पावर नीचे आता है, टी हाफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू 2। मुझे पीरियड निकालना है ना, तो टी हाफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई 2 बाय लैम्बडा, ये लैम्बडा डिवाइड आने वाला है, यही है हाफ लाइफ पीरियड। लॉग ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है, तो नोट डाउन करें 639 डिवाइड बाय लैम्बडा। ये हम लोगों को यहां पे हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल डिपेंड है। ये किसके ऊपर डिपेंड है, तो ये आपका सैंपल कौन सा है, डीके मतलब सैंपल का कांस्टेंट होता है, उसके ऊपर डिपेंड होती है हमारी हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं हम लोग, फुल निकालते नहीं। डिटेल में देखना है तो वीडियोस है बच्चों। बच्चे बोलेंगे यार सर आपने तो डायरेक्टली बता दिया, यहाँ पे ज्यादा बात नहीं कर रहे, डिटेल में नहीं बता रहे। आप लोगों को कैलकुलेशन कैसे करना है ये बता रहा हूं। इसके बाद में हम लोग एवरेज लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिविटी क्या होता है बताएंगे। नेक्स्ट बात करते बच्चा एवरेज लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव फेसिस। अब देखो समझो मेरे पास है सैंपल नंबर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। टाइम टी है बच्चों यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे n नॉट होगा, मतलब जो इनिशियली सैंपल है हमारे पास उतने के उतने, टी टाइम 0 पे कोई डीके नहीं हो चुका, 12 के 12 सैंपल यहाँ पे मतलब इनिशियली है। मैंने क्या किया, कुछ टाइम के बाद 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या कर रहे हो सर, टी टाइम होने के बाद, बात समझ में आ रही है, टी टाइम होने के बाद मेरे पास n ऑफ टी इतने सैंपल्स है, तो कुछ डीके हो चुके होंगे। एक अलग मार्कर इस्तेमाल करो सर, देखो ये देखो डीके हो चुका था, ये हो चुका था, ये हो चुका था। मेरी बात समझ में आ रही है। पहले इनिशियली जो टाइम t0 था तो इनिशियली जितने सैंपल है उतने सैंपल थे हमारे पास, बाद में ये अनडीके बच्चों, ये कौन से है, अनडीके, मतलब जो बचे वाले हैं हमारे पास। अब क्या हुआ, यहां से कुछ dt टाइम पे, ठीक है, कुछ सैंपल जैसे कि यहां पे हम लोग ब्लू पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1 2 3 यहां पे, हाँ यहां इक्वेशन क्या होगा, n ऑफ t इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा टी। सही बच्चों, मतलब ये अनडीके कितने हैं सैंपल नंबर। तो यहां पे इनिशियली जो थे एक्सपोनेंशियल, हमने इक्वेशन निकाला है, आपको डीके लॉ पता है। अब देखो यहां पे क्या होने वाला है, 4 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। dt टाइम पे dn इतने न्यूक्लिया आपको पता है कि डीके हो चुके हैं अभी। अरे dt छोटा टाइम था ना, पहले हो गए कुछ, तो ये बचे वाले ही इतने। अभी क्या हुआ, थोड़े कुछ सेकंड के बाद, माइक्रो सेकंड पूछो, बोल सकते हैं ऐसे, पहले 3 हुए थे, कौन से, 1 ये 2 ये 3, अब ये भी हो गया dn टाइम। तो टाइम क्या हो गया बच्चों, टाइम इज इक्वल टू t प्लस dt हो गया। लेकिन ये सैंपल का कैसे लिखोगे, n माइनस dn लिखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों d के बारे में माइनस हो रहा है ना, कुछ जा रहा है, ये सैंपल चला गया, इमिट हो चुका है। इसके लिए जो इक्वेशन लिखने वाले हम लोग इस चीज के लिए वो लिखेंगे, यहां पे ध्यान देना, अभी dn इज इक्वल टू, ऐसे लिखते थे ना हम लोग लैम्बडा n,
तो यहां पे dn इज इक्वल टू लैम्डा n इंटू dt, ऐसा लिख सकता हूं मैं। इस इक्वेशन को आपको याद होना चाहिए। कोई टेंशन है? बात समझ में आ रही है? पहले कुछ नहीं थे, इनिशियल जितने उतने हैं, बाद में कुछ सैंपल उड़ गए तो t टाइम पे n ऑफ t, मतलब इसके लिए इक्वेशन है मेरे पास। कहां? डिकेज लॉ, मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन पढ़ा। बाद में छोटे टाइम पे dn इतने क्या हो गए, न्यूक्लियर डीके हो चुके हैं, तो टाइम बढ़ गया, लेकिन नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर सैंपल नंबर कम हो चुके हैं, तो ये लिख सकता हूं मैं। इसलिए बच्चों मैंने लिखा यहां पे, देखो टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर अ न्यूक्लियर, कितना टाइम एग्जिस्ट हो गया बच्चों? टी इतना। बाद में टोटल टाइम एग्जिस्टेंस फॉर डीएन के लिए मैं कितने टाइम्स, देखो मैं लिख सकता हूं ना, 2 न्यूक्लियर हो गए 2 सेकंड में, ठीक है, 4 सेकंड में 4 हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन करूंगा ना, 2 गुना 2 किया मैंने, समझ में आ गया? टोटल टाइम एग्जिस्टेंस निकालना है तो मैंने बोला यार डीएन की वैल्यू क्या है मेरे पास, तो डीएन की वैल्यू ये देखो क्या है, देखो टी, डीएन की वैल्यू लैम्डा n इंटू डी टी, देख पा रहे होंगे यहां पे, ठीक है। तो मैंने टाइम निकाला है, टोटल टाइम dn इसके लिए, तो मैंने रखा था, लेकिन इस n की वैल्यू मुझे पता है, आप लोग देख सकते हैं ये है वैल्यू। अरे टी लिखो ना लिखो तो भी ये वैल्यू है ना, तो देखो टी एज इट इज, लैम्डा एज इट इज, n की वैल्यू लिखिए n नॉट एक्सपोनेंशियल फॉर्म माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। दिखाई दे रही बच्चों आपको? कोई टेंशन नहीं है? ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? मतलब n की वैल्यू पुटअप की, देखो ये n की वैल्यू है, बाकी dt एज इट इज। अब देखो टोटल टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर n नॉट न्यूक्लियर, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो t n नॉट, इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल t लैम्डा n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा t इंटू dt। कोई शक है बच्चों आपको? समझ में आ रहा है? और ये जो टाइम है बच्चों हमारा 0 से इंफिनिटी तक है, हाँ, क्योंकि पता ही नहीं भैया सैंपल कब इमिशन होगा, मैं बता ही नहीं सकता हूं कि यहां पे स्पॉन्टेनियसली इमिशन हो रहा है, लेकिन एक सैंपल मतलब एक न्यूक्लियर डीके हो रहा है 1 सेकंड के बाद, कभी कभी 1 लाख साल लगते, कभी 1 साल में भी हो सकता है, कभी 1 मिनट में, ये फिक्स नहीं है बच्चों। बात समझ में आ रही है? इसमें से मुझे कांस्टेंट बता दो, ये कांस्टेंट है बच्चों, ये तो सैंपल का कांस्टेंट है, ये इनिशियली जो होंगे मेरे पास समझो 12 है सैंपल, तो ये 12 ही रहेंगे ना, तो टी n नॉट इज इक्वल टू, लिख सकता हूं लैम्डा n नॉट, बचा है 0 टू इंफिनिटी, यहां पे क्या बचा है देखो, एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा यहां पे आप लोगों को इसका फार्मूला पता नहीं होगा, है ना, पार्टीशन तो आप लोग देख लेना उसका, क्योंकि यहां पे ये फार्मूला अगर बताते रहूंगा तो पॉसिबल ही नहीं होगा पढ़ाना, क्योंकि इसका पार्टीशन ये पॉसिबल नहीं होगा मेरे से अभी, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा मैथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लैम्डा n नॉट, इसका क्या है पता है बच्चों आपको? यहां पे है इसका इंटीग्रेशन 1 बाय लैम्डा का स्क्वायर, मुझे लगता है यहां से एक लैम्डा को मार देंगे, मेरे पास बचा है टी n नॉट इज इक्वल टू बच्चों, यहां पे n नॉट देखो, मतलब n नॉट पता है बच्चों इनिशियल कितने सैंपल थे, डिवाइड बाय लैम्डा, ये मुझे मिला है टाइम। लेकिन बच्चों मुझे मीन लाइफ निकालनी, मीन निकालना है, मीन निकालने का क्या, मीन लाइफ निकालने का जो ये है सिंबल, तो टाउ है। कैसे निकालते हैं? n नॉट डिवाइड बाय लैम्डा, है ना, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने थे, तो n नॉट है मेरे पास, तो n नॉट से n नॉट मर गया बच्चों, तो 1 बाय लैम्डा, मतलब मीन लाइफ का फार्मूला 1 बाय लैम्डा मिला है बच्चों। कांग्रेचुलेशन सभी का, बहुत बढ़िया आंसर मिला है हम लोगों को, 1 बाय लैम्डा, लैम्डा इज द सैंपल का कांस्टेंट है, डिके कांस्टेंट है वो। इससे मुझे और एक चीज समझ में आ रही थी कि टी हाफ मैंने निकाला था, याद होगा आप लोगों को, log ऑफ e टू बाय लैम्डा। अरे 1 बाय लैम्डा मतलब क्या हो रहा है, टाउ, टाउ मतलब मीन लाइफ, रख दो ना यहां पे 1, है ना, पीरियड है हाफ, यहां पे log ऑफ e इंटू टाउ, टाउ किसका, 1 बाय लैम्डा, देखो 1 बाय लैम्डा ये, तो ये एक रिलेशन भी बन रहा है। तो बच्चों इसके बाद में हम लोगों को जो भी होगा कंटेंट वो कट किए गए हैं, ये चैप्टर को 1 शॉट में यही कर रहे खत्म। 14 चैप्टर मैंने अपलोड किए थे, ये 15वां था, एक ही चैप्टर बचा है, कौन सा नाम है बता दो, मैं उस वीडियो में बना दूंगा। मुझे कमेंट में लिखना है बच्चों क्या, कि सर ये चैप्टर बाकी है, उसी का 1 शॉट आपके सामने मैं 2 दिन के अंदर आपको तुरंत ही, शायद आज मंडे है, ट्यूसडे या हाँ बस ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, या 1 डे तक आपके सामने उस चैप्टर को प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो चलो बच्चों, शेयर करना ज्यादा ज्यादा, लाइक करना है, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो आपके लिए मैंने एक सीरीज भी चालू की है, पता है आप लोगों को, एक है
कम मिनट में कोई डेरिवेशन खत्म कैसे करें। नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंस जो चैप्टर्स है वो भी देने वाला हूं, हर चीज दूंगा, लेकिन कमेंट में आपको कमेंट डालना पड़ेगी। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।